मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन अहम सियासी टाकरा होगा। क्या जावेद हाशमी दागी का दाग धो पाएंगे? इमरान खान जामे तहकीक की आदत अपनाएं तो ये अच्छा होगा। सुनी सुनाई बातें खिफ़त का बायस बनती हैं। आज के प्रोग्राम में इस मामले पर तफसील से बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी, लेकिन क्या तहरीके इंसाफ भी मुतमईन होगी? और तालिबान के बड़े कमांडर्स दाइश में शामिल। तहरीके तालिबान में धड़ाबंदी मजीद गहरी हो गई। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन कल हो रहा है। कड़ा सियासी टाकरा होने वाला है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सियासी मैदान में कल होने वाले अहम तरीन सियासी दंगल से। जी हां, हल्का है मुल्तान का NA 149, जहां पर देखना यह है कि आया जावेद हाशमी कामयाब हो सकते हैं या फिर दीगर उम्मीदवार। कहा तो ये जा रहा है कि 17 के करीब आजाद उम्मीदवार खाली इस हल्के में खड़े हो रहे हैं, इसके अलावा दीगर भी शामिल हैं। लेकिन सबसे अहम टाकरा यानी कि सबसे अहम सियासी दंगल हमें इसमें नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ से, जो हिस्सा रखते थे पहले पिछले इंतखाबात में, लेकिन अब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इसमें शामिल है जावेद हाशमी और इनका सख्त मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होकर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से शरीक होने वाले आमिर डोगर के हवाले से, जो कि 2008 और 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर खड़े होते रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आया जावेद हाशमी, जिन्हें एक महदूद अंदाज में मुस्लिम लीग नून सपोर्ट तो कर रही है, क्या वो कामयाब हो पाते हैं या फिर आमिर डोगर साहब, जिनको तहरीक इंसाफ बड़े खुले मनों से सपोर्ट भी कर रही है, इंतखाबी जलसा भी उनके हवाले से किया गया। लेकिन आज एक बड़े अजीब सा वाकया हुआ मसूद, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि इंतखाबी मुहिम तो रात 12 बजे कल खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमने ये देखा कि आज हेलीकॉप्टर के जरिए जावेद हाशमी साहब के फेवर में कुछ पंफलेट्स गिराए गए और उसके बाद हमने ये देखा कि ये भी पता चला कि जिस क्लब की जानिब से वो किया गया था, उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए की पेमेंट की गई है हमें, लेकिन पहले उन्होंने उस नाम को छुपाए रखा। बाद में जावेद हाशमी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा ये इश्तिहारी मुहिम थी, इसका इंतखाबी मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि आमिर डोगर साहब की जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें भी ऐसी इश्तिहारी मुहिम शामिल है और अखबारात में उनके इश्तिहार छपे, तो ये जो हुआ ये इस पर उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। जावेद हाशमी ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से जो पंफलेट गिराना था उनकी इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि इश्तिहारी सरगर्मी है, जैसा कि आज के अखबार में उनके मद्दे मुकाबिल के इश्तिहारात शाया हुए। हेलीकॉप्टर से पंफलेट गिराने के लिए उन्होंने 30 नहीं बल्कि 40,000 रुपए खर्च किए और ये खर्चा उनके दोस्त अजहर बलोच ने किया। 2002 के इंतखाबात में ताहिरुल कादरी भी इसी तरह से कर चुके हैं। अजहर बलोच जिन्होंने ये पंफलेट गिरवाए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये काम जाती हैसियत में किया है और पंफलेट गिराने का मखतूम जावेद हाशमी को भी कोई इल्म मौजूद नहीं था। बहरहाल कल के इंतखाबात पर सबकी नजरें हैं, बहुत अहम इंतखाबात हैं ज़िमनी इंतखाबात, क्योंकि जावेद हाशमी की जीत समझाया जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की जीत हो और तहरीक इंसाफ की हार हो, और अगर ये हार जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की यहाँ पर जीत हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये फरमाएं कि कल इंतखाबी मार्का हो रहा है मुल्तान में, आपकी नज़र में कितना अहम मार्का का है और इसका मुल्क की सियासी मंजरनामे पर क्या कोई असर पड़ सकता है? अहम तो शायद जिस कदर हो, लेकिन दिलचस्प ज़रूर है। दिलचस्प ये है कि जो दो अहम उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, बल्कि 3 हैं इस वक्त, तो तीसरे उम्मीदवार को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद सिद्दीकी हैं, और इसके अलावा आमिर डोगर जो कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और अब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। ये अजीब दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफे जमा करवाए हैं स्पीकर के साथ और एक आज़ाद उम्मीदवार को दंगल में उतारा है कि जाएं लड़ें, और खुद बाइकआउट भी करेंगे सिलेक्शन का, और बाइकआउट भी करेंगे, और इलेक्शन जो है वो अगर वो जीत जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? तहरीक इंसाफ में जाएंगे, आज़ाद रहेंगे, या एक ज़माने में मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी कहते थे कि आमिर डोगर मेरा दायां हाथ है और जावेद सिद्दीकी मेरा बायां हाथ है।
और दायां हाथ तो कट कर एक तरफ हो गया है और आज़ाद उम्मीदवार बन गया है। बायां हाथ उनका जो उनके अपने हाथ में है उसमें तकलीफ बहुत है। और इस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी स्टेक पर हैं और मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं, और वो भी उन्होंने यहाँ कैंप किए रखा और वो पूरी कैंपेन करते रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जो अपनी मारूफ जो उनका स्टैंड था उससे बिल्कुल कता नज़र उन्होंने इसको अना का मसला बनाकर यहाँ भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लिया है। ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि सियासी वडेरे अपनी पार्टी की पोजीशन एक होती है। यही कुछ होता रहा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो बेनज़ीर की पॉलिसी कोई होती थी और इन लोगों की पॉलिसियाँ अपनी होती थीं। और अब भी ये इसी तरह से सूरत हाल है कि जो सलाउद्दीन डोगर के साहबजादे हैं जनाब आमिर डोगर साहब, वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो कल तक जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी के सुबह शाम के साथी, हर वक्त के साथी, उनका राइट हैंड समझे जाने वाले अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी के राइट हैंड के तौर पर या इमरान खान के राइट हैंड के तौर पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और एक और जो बड़े अहम उम्मीदवार हैं जो सिटिंग यहाँ से एमएनए थे, जिन्होंने सीट छोड़ी, हाउस के अंदर जाकर कहा कि नहीं वो लोग तो इस्तीफे करने का ड्रामा कर रहे हैं, मैं इस्तीफा देने के लिए आया हूं और मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और वो इस्तीफा देकर चले गए। ये उनका प्रिंसिपल स्टैंड था और उनने उस पर जो है वो स्टैंड करते हुए वहां से वो इस्तीफा देकर चले गए थे। अब मुकाबला हो रहा है, एक तरफ जावेद हाशमी साहब है, एक तरफ आमिर डोगर हैं और एक तरफ जावेद सिद्दीकी है और देगर जो 13-14 उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैं वो लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प मुकाबला है। अच्छा लगारी साहब, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है लेकिन कुछ मुश्किलात हाशमी साहब को पेश आती हुई नजर आ रही है। जैसे आज हेलीकॉप्टर से पॉम्फलेट फेंकने का जो वाकया हुआ, उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये महज इश्तिहारी मुहिम है, इंतखाबी मुहिम नहीं है। और फिर 2002 में ताहिरुल कादरी साहब के लिए जो कुछ किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो रियायत उन्हें दी गई थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। क्या अगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई कार्रवाई करता है, उनके खिलाफ जुर्माना आयद करता है, तो क्या मुश्किलात नहीं बढ़ाएगा ये उनके लिए? नहीं, मुश्किलात एक तो ये है कि ये कल के दिन तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं पेश आ रही है। कल के दिन तो अब लोग वोट डालेंगे और वोट डालने के दौरान ना तो इलेक्शन कमीशन का कोई समाअत हो सकती है क्योंकि वो बिजी होंगे, ना इस तरह का कोई मुकदमा उनके पास ना पिटीशन जा सकती है, न दरखास्त जा सकती है, जाएगी भी तो उसकी समाअत नहीं हो सकेगी। और ये तो कल का दिन गुजर जाएगा किसी भी तरीके से। उसके बाद क्या होता है, अगर वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन एक स्टैंड उनका ये भी तो है ना कि जब जिसने फेंके हैं वो तो कह रहे हैं कि मैंने फेंके हैं और इसका तो इनको इल्म भी नहीं था मखदूम जावेद हाशमी को। लेकिन ये भी एक इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा कि जब एक हद लगाई जाती है तो क्या हद वो तमाम उनके साथियों और दोस्तों, रफीकों, हमदर्दों और मुल्क के अंदर और बाहर बैठे हुए लोगों के भी पैसे जो है उसमें शामिल होंगे? क्योंकि लोग कहेंगे ये पैसे मैंने नहीं खर्च किए, ये तो मैंने फिलहाल दोस्त ने खर्च किए हैं। तो क्या उन अखराजात को भी उस महदूद कानूनी हद में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये सोचने की बात। इलेक्शन कमीशन को यकीनी तौर पर सोचना चाहिए और कानून साजी में इस बात को भी वाज़ेह करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के लिए कल के ये ज़िमनी इंतखाबात अना का मसला मालूम होते हैं। आमिर डोगर साहब की हिमायत कर रही है तहरीक इंसाफ पस पर्दा, और शाह महमूद कुरैशी उनकी कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में शरीक भी हो रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ कैसी रिवायत डाल रही है पाकिस्तानी सियासत में? नहीं, ये तो मैंने वही कहा, बहुत दिलचस्प रिवायत है, इसलिए कि ये बात खुलकर सामने आ गई, ये मजाक नहीं रहेगा। इस वक्त एक तूफान है या एक तरह का एक वो जो सुनामी कहते थे बहुत वो हो गया है, इधर उधर फैल गया है। लेकिन मसला ये है कि ये आपके प्रिंसिपल कहाँ गए, आपके उसूल कहाँ गए? मखदूम शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा कहाँ गया? वो तो खुद लेकर गए थे और स्पीकर अयाज सादिक के ऑफिस में जाकर जमा कराया था और उन्होंने जाकर सारे इस्तीफे जमा करवाए थे और कुछ लोगों को साथ लेकर गए थे। खुद इस्तीफा दे रहे हैं, उनके पार्टी चीफ इस्तीफा दे रहे हैं, उनके तमाम दोस्त इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी पार्टी इस्तीफा दे रही है और खुद एक इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके जलसे कर रहे हैं, लोगों के पास राब्ते कर रहे हैं और तमाम जो बासर लोग हैं उनके पास खुद चलकर जा रहे हैं कि भाई हमारी नाक का सवाल है, हमारी अनाक का सवाल है। मखदूम शाह महमूद को देखो और उनके आबाओं के अजदाद की कब्रों को देखो, मखदूम बहाउल हक को देखो, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखो, हजरत शाह रुकन आलम को देखो, हजरत जो है सदरुद्दीन आरिफ को देखो, उनकी कब्रों को देखो, उनके मज़ारात को देखो। भाई हमारी अनाक का मसला है, भाई वोट दो, भाई वोट दो। ये कौन सा तरीका है भाई आपका? आप सियासत कर रहे हैं
हम मजाक कर रहे हैं। आप एक तरफ इस्तीफा दे रहे हैं और असेंबली में जाकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं साहब आप कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इसी से जरा जुड़ा एक सवाल करना चाहूंगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट भी कर रही है, इस्तीफे भी पार्लियामेंट में दे चुकी है और उसके साथ खुलेआम वो सपोर्ट भी कर रही है आजाद उम्मीदवार की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और बड़े ढके छुपे अंदाज में वो जावेद हाशमी साहब को सपोर्ट कर रही है। इसकी क्या वजह है आखिर? अच्छा, और खुलेआम उनकी हिमायत नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूं कि सियासत तो सियासत ही है ना, वो भी सियासत कर रहे हैं, ये भी सियासत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो नहीं कर रहे हैं कि हम बाइकाट कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे उम्मीदवार हैं हिमायत याफ्ता। तो कोई भी आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है, आप भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार है, हम इसकी हिमायत कर रहे हैं। प्रिंसिपल स्टैंड तो इनका होता है। अगर मुस्लिम लीग नून कह रही होती कि हम बाइकाट पर हैं, या वो ये कह रहे होते कि हम इस ऐवान को नहीं मानते, या वो कह रहे होते लगाई साहब यहाँ पर ये वाजे करें कि नून लीग ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान क्यों नहीं किया कि वो जावेद हाशमी साहब की हिमायत करते हैं? नहीं, गलत किया उन्होंने, करना चाहिए था। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए था। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं उसूलों की दोनों तरफ से उसूलों की खिलाफवर्जी हुई, और बड़ी खिलाफवर्जी ये हुई कि जो लोग सारे के सारे इन ब्लॉक इस्तीफा देकर बैठे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और मुस्लिम लीग ने इन ब्लॉक इस्तीफा नहीं दिया है, वो पार्लियामेंट को मान रही है, वो आइन को मान रही है और पार्लियामेंट के तमाम जो अख्तियारात हैं उसको मान रही है, सुप्रीम उसको इदारे के तौर पर मान रही है। उसके अंदर एक शख्स आ रहे हैं और अगर वो पार्टी टिकट पर नहीं लड़ना चाहते हैं और अगर वो उसकी हिमायत कर रहे हैं तो ये उनका कोई नॉन प्रिंसिपल स्टैंड नहीं कहा जाएगा। मैं आपके साथ माजरत ये कह रहा हूं कि इसको नहीं कहा जाएगा गैर असूली है। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, मगर उन्होंने टिकट किसी को नहीं दिया और कहा कि ये इन्हीं की हिमायत करते हैं, चले भी कर रहे हैं। लेकिन हिमायत करनी है तो ओपन करो, जाकर कहो, इलेक्शन हिस्सा लो, शबाज शरीफ आ जाए कि जी आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हम इनकी हिमायत करते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें ऐसा करना चाहिए था अगर हिमायत कर रहे थे तो। अगर नीमे दरू नीमे बरू हालत है, उधर भी नीमे दरू नीमे बरू हालत है, ना वो ठीक तौर पर खड़े हुए ना ये ठीक तौर पर खड़े हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ही इनके साथ सेशन रहा। वाज़े तौर पर ये कह रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ खुलेआम सपोर्ट कर सकती है आजाद उम्मीदवार की तो फिर मुस्लिम लीग नून को भी करनी चाहिए, उनके किसी न किसी रहनुमा को जाना चाहिए और जावेद हाशमी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तमाम सूरत एहवाल और तमाम बातों से हटके ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है कि कल का जो इंतखाबी दंगल होने जा रहा है उसको अहम तरीन भी और दिलचस्प तरीन भी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, और जब वोटिंग खत्म होगी तो उसके बाद फैसला होगा ये कौन जीता कौन हारा। यहाँ पर कुछ बात करते हैं इमरान खान साहब की, और हम अब जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये बिल्कुल तहकीक पर मबनी है, और अगर आपको इससे इख्तलाफ हो तो बिल्कुल आप इख्तलाफ कीजिएगा, मगर तहकीक के साथ इख्तलाफ कीजिएगा। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो जामे तहकीक की आदत अपनाएं और सुनी सुनाई बातें ना किया करें, ये खिफ़त का बाइस बनती हैं। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि 1835 में लॉर्ड मिकाले ने बरतानवी पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को तबाह करके ही उन पर हुकूमत की जा सकती है। मजीद सुने कि उन्होंने क्या कहा था और इस पर फिर हम आगे मजीद बात करते हैं। 2 फरवरी 1835 लॉर्ड मिकाले ब्रिटेन की पार्लियामेंट को एक खिताब करते हैं। वो कहता है मैं सारे हिंदुस्तान में फिरा हूं, ना मुझे कोई मांगने वाला मिला है, बेगर मिला है, ना मुझे कोई चोर मिला है, और मैंने इतनी दौलत हिंदुस्तान में देखी है कि मैंने किसी और मुल्क में इतनी दौलत नहीं देखी। उसने कहा, और इनके अखलाकियात मॉरल वैल्यूज इस इतने ऊंचे कैलिबर के हैं कि मैं नहीं समझता कि हम इनको फतह कर सकते हैं जब तक हम इनकी रीढ़ की हड्डी ना तोड़ें। और वो रीढ़ की हड्डी क्या है? इनका ईमान और इनका कल्चर। इसको हमें तोड़ना पड़ेगा अगर हमने फतह करना है। और आगे क्या लिखते हैं, वो हम कैसे तोड़ेंगे? हम इनका तालीम का निजाम तब्दील करेंगे और इनका कल्चर, और तभी हम इनकी कल्चर और सेल्फ एस्टीम यानी इनकी खुददारी और गैरत तब हम खत्म करेंगे जब हम इनको ये एहसास दिलवा देंगे कि आप नीचे हैं और हम ऊंचे हैं। जो हम करते हैं वो बेहतर है, आप जो करते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी का यानी कि वो कमजोर है। और कहता तभी हम इनको गुलाम बना सकेंगे। ये 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा।
लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में बरतानवी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए हिंदुस्तान के हवाले से क्या कहा था, इमरान खान ये कोट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उसमें उस तकरीर के जो इख्तिबासात उन्होंने शेयर किए हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान का मैंने सफर किया और मैंने यहाँ कोई फकीर कोई चोर नहीं देखा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में इतनी बेशबहा दौलत है, इतनी आला इखलाकी कदरें मौजूद हैं और इतने बासलाहियत लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि मैं नहीं समझता कि हम इस मुल्क को तस्कीर कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है अगर हम इस कौम की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दें जो इसके रूहानी और सकाफती विरसे में पोशीदा है। चुनाचे मेरे मुताबिक इस मुल्क के पुराने और कदीम तालीमी निज़ाम और सकाफत को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी ये समझ लें कि अंग्रेजी ही आला है और उनकी अपनी जबान अजीम है तो वो खुद अपनी खुद-एतमादी, अपनी सकाफत खो देंगे और ये कौम हमारी सोच के मुताबिक एक महकूम कौम बन जाएगी। ये इमरान खान साहब कोट कर रहे थे 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने जो तकरीर की थी बरतानवी पार्लियामेंट में। लेकिन यहाँ हम आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहेंगे कि ये तकरीर 1835 में नहीं की गई थी। जी हाँ, थॉमस मैकॉले जिन्होंने जो स्पीच की थी उस स्पीच को कहा जाता है स्पीच इन पार्लियामेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 10 जुलाई 1833 को ये की गई थी। एक किताब लिखी गई थी मैकॉले प्रोज एंड पोइट्री और ये किताब लिखी थी J.M. यंग ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में। और मैसाचुसेट्स माफ कीजिएगा क्योंकि काफी मुश्किल नाम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से 1957 में ये शाया की गई थी और इसके पेज नंबर 716 से लेकर 718 तक की जो तकरीर के इख्तिबासात हैं वो अब हम आपसे शेयर करेंगे, जो कि 1833 में की गई थी, 1835 में नहीं की गई थी। इस तकरीर में उन्होंने कहा था कि तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि हिंदुस्तान में बसने वालों की मुकामी बोलियों में अदबी और साइंसी मालूमात नापैद हैं और ये जुबानें इतनी गरीब और नाशाइस्ता हैं कि जब तक उन्हें दीगर जबानों से रोशनास नहीं कराया जाता उस वक्त तक हिंदुस्तानियों को मौसर उलूम का शऊर देना आसान नहीं होगा। तमाम फरीकैन ये एतराफ करते हैं कि इस खत्ते में वो लोग जो कि आला तालीम हासिल कर सकते हैं उनकी क़ुव्वत इस्तदलाल बेहतर बनाने के लिए उन्हें किसी ऐसी जबान से रोशनास कराना होगा जो कि उनकी मुकामी जुबान से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मुझे संस्कृत या फिर अरबी के बारे में कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मैंने अपने तय इस पर कुछ तहकीक की है और मैंने अरबी और संस्कृत के मारूफ शाहकारों के तर्जुमे भी पढ़े हैं। मैंने यहाँ पर और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो मशरिकी जुबानों पर मुकम्मल उबूर रखते हैं, लेकिन किसी एक ने भी इसकी तरदीद नहीं की है कि हिंदुस्तान और अरब दुनिया का तमाम मुकामी अदब, इस लाइन पर गौर कीजिएगा, इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान और अरब दुनिया का तमाम मुकामी अदब यूरोप की सिर्फ एक अच्छी लाइब्रेरी के एक शेल्फ का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। और मशरक़ी तालीम की हिमायत याफ्ता कमेटी के तमाम मेंबरान ने भी मगरबी अदब की बरतरी का बरमला एतराफ़ किया है। हमें उन लोगों को तालीम देनी है जो कि अपनी मादी जबान में आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, उन्हें कोई बैरूनी जबान भी सिखाना होगी। अब मसूद हम चाहेंगे कि आप भी इसकी मजीद तस्दीक भी कर दें, आपके पास भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल सना, देखिए पहली बात तो ये कि अगर कोई ये समझता है कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इबाहम मौजूद है तो उसको चाहिए कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चला जाए और वहाँ पर लॉर्ड मैकॉले की ये तकरीर जो 2 फरवरी 1933 को की गई, पूरा इसका मतन वहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इमरान खान साहब इस तकरीर का हवाला दे रहे हैं 1835 का, जबकि ये तकरीर की गई है 1833 में। इसमें सना और हम अगर बात करें तो इस बयान को जो इमरान खान साहब ने दिया और जो उन्होंने फरमाया, इसका कोई मुस्तनद हवाला उनके पास मौजूद नहीं है, नहीं मिल सकता। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकॉले बरतानिया में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद थे और तारीखी हवालों से ये भी वाज़ेह होता है। 2 फरवरी 1833 को दरअसल लॉर्ड मैकॉले ने 9 आबादियाती हुक्काम को कायल करने की कोशिश की थी और अंग्रेजी तालीम ही हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, ये उन्होंने वहां पर कहा था। लॉर्ड मैकॉले हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे जैसे अल्फाज के हामी नहीं थे और इसे हिंदुस्तान से मंसूब वो फिर कैसे कर सकते थे जब वो इसके हामी ही नहीं थे, और ये उनके मरासलों से साफ जाहिर होता है अगर इस पर तहकीक की जाए। तो 1835 में हिंदुस्तान को तस्सीर करने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है जबकि उस वक्त तक तो बरतानिया को पूरे बर्रे सगीर पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका था। तो ये वो हक़ाइक़ हैं सना जिनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब ने जो ये गुफ्तगू की और ये ऐलान किया कि ये एक साजिश थी कि बर्रे सगीर का जो तालीमी निज़ाम है इसको तोड़ा जाए और इसको मसख किया जाए, इस तरह से वो हुक्मरानी कर सकते हैं। तो उस वक्त तक जबकि वो बात करें पूरे बर्रे सगीर पर ब्रिटिश राज मौजूद था और
जो तकरीर का हवाला दिया गया उसके तो आप वजाहत कर ही चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन मसूद, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। एक बड़े कौमी लीडर के तौर पर उनको जाना जाता है, नौजवान उनको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी जानिब से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जामे तहकीक के बाद चीजों को सामने लेके आए। जो बयान वो देते हैं, जो गुफ्तगू वो अपने फॉलोअर से करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास जो आदाद शुमार मौजूद हो, जो चीजें मौजूद हो, बड़ी ठोस होनी चाहिए और वो जामे तहकीक के बाद ऐसे अजीम लीडर, ऐसे कौमी लीडर के साथ शेयर की जानी चाहिए। कुछ उनकी पिछली गुफ्तगू के हवाले भी आपको देना चाहेंगे जो उन्होंने की पिछले वक्तों में, लेकिन उसके बाद वो बातें बिल्कुल गलत साबित हुई या फिर वो तब्दील कर दी गई। हम बात करेंगे, कुछ अर्से पहले उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो अपने 11 मई को होने वाले जलसे में एक ब्रिगेडियर का नाम जाहिर करेंगे, लेकिन उसके बाद उस ब्रिगेडियर का नाम आखिर कहां गया, वो आखिर कौन था, किस तरह से उसने धांधली में मदद की, नहीं की। इमरान खान साहब अपने आने वाले तमाम जलसों में इसकी वजाहत कहीं भी नहीं कर पाए। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। फौज का इस अरसे में उसको मालूम नहीं था, क्योंकि मे इलेक्शन में उस वक्त एक केयर टेकर सेटअप था, फौज बड़ा हमें इंडिकेशन है कि लाहौर के अंदर एक MI के अंदर थे ब्रिगेडियर, उन्होंने मदद की है इस रिगिंग में। MI ने लाहौर में इलेक्शन, अब ये नहीं मैं कह सकता कि ये फौज का प्लान था या नहीं था, लेकिन हमारे पास जो हमने पूरे सबूत गैदर किए हैं, अपने तौर पे किया उससे। मैं उसका नाम जानना चाहूंगा। नहीं, मैं नाम नहीं अभी बता सकता, ये सारा इंशाल्लाह आपको 11 मई को सबके सामने आएगा। या इमरान खान साहब एक बड़े स्टेचर के लीडर हैं, पूरी मुल्क में उनकी फॉलोइंग है, उनको लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनको चाहिए कि जो बात वो कहें वो बिल्कुल तहकीक के साथ कहें और सोच समझ कर कहें, ना कि सुनी सुनाई बातें करते हैं और फिर उस पर खिफ़त उनको उठाना पड़े। ये जो उनका बयान था ये 2013 के इंतखाबात में इलेक्शन में धांधली के हवाले से था। उन्होंने कहा कि MI के एक ब्रिगेडियर ने इसमें धांधली में मदद की थी लाहौर में और फिर उसका नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया। आज तक नहीं पता, कई 11 तारीखें गुजर गई, अक्टूबर की 11 तारीखें गुजर गई, मगर वो नाम मंजर आम पर नहीं आया। इसी तरह इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए और बिजली और गैस के बिल अदा ना किए जाएं। वो बयान भी ऐसा लगता है कि किसी तैयारी के बगैर था। सिविल नाफरमानी करे, कोई टैक्स ना दे, GST ना दे, बिजली के बिल ना दे, गैस के बिल ना दे, इस हुकूमत को चलने ना चलाना चाहिए। सिविल नाफरमानी की जैसे आपने गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा भी उन्होंने अपने उन्हीं खिताबात में जो कि धरने के शुरुखा से वो करते रहे, हुंडी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अवाम हुंडी के जरिए पैसे भेजें और कहा था कि एक नाजायज हुकूमत जब तक नहीं जाती, जब तक इस्तीफा नहीं देती, वो भी वहां से नहीं जाएंगे। क्या कहा था उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो, ताकि एक नाजायज हुकूमत जब तक रिजाइन नहीं करती, सही इलेक्शन नहीं करवाती, हमने शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। इमरान खान साहब के मुतालबात यकीनी तौर पर ऐसे हैं जिनको सुना जाता है, समझा जाता है और उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं, हमदर्द हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। इमरान खान के मुतालबात में किसी किस्म का उनको हम ये नहीं कह सकते कि मुतालबा करना उनका आईनी हक़ है, जमहूरी हक़ है, मगर जब वो कोई मुतालबा करते हैं, कोई बात कहते हैं तो उस पर लाहे अमल क्या है, लगता यह है कि इमरान खान साहब के जहन में यह बात नहीं होती। इसी तरह से उन्होंने कहा था चीन के सदर के बारे में, जब चीन के सदर का दौरा मनसूख हुआ था तो उन्होंने वाज़ेह ऐलान करके कह दिया था कि चीन का सदर तो आ ही नहीं रहा था। चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था मेरी दावत पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से वो नहीं आया। और झूठो और झूठ बोलने वालों, और चीन का प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा था। अभी तो वो सोच रहा था आने का, लेकिन मुझे लगता है चीन का प्रेसिडेंट बड़ा तेज आदमी है, वो समझ गया कि नवाज ने रहना नहीं है, इसमें जाएगा फिर आएगा वो। इमरान खान साहब का ये इक़्तिबास जो हमने आपको सुनाया, इसमें आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जब तकरीर कर रहे हैं, एक बात कहते हैं, रुकते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा
आते हैं और आने के बाद खान साहब के कान में कहते हैं और खान साहब बिल्कुल उसी तरह से उनकी उस बात को दोहरा देते हैं। तो हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि आप एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, हो सकता है मुस्तकबिल के आप वज़ीर आज़म भी हों, आपको एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। इससे अंदाज़ा लगाती है न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया के आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। यहाँ पर सना हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के ही हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को तहरील किया जाए और नया इलेक्शन कमीशन जो है उसको कायम किया जाए। अब अदालत ने कह दिया है कि नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती 28 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। इस तरह से अब जब ये 28 अक्टूबर तक तैनाती होती है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए कितनी काबिल कबूल होगी, इस पर बात करेंगे।